Hello everyone, I am Tripti Dhaka and I welcome you all to our अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या होने वाला है। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ टॉर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, एनटीए का भी फेवरेट टॉपिक है। इस अकेले टॉपिक से कम 6 से 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि बार बार हर साल एनटीए किसी ना किसी रूप में आपसे क्या करता है, पूछ ही लेता है। तो वो टॉपिक कौन सा? ये टॉपिक हमारा जब हम एलएलबी 5 ईयर या 3 ईयर कोर्स जब हमने किया था, उसमें भी क्या है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके हमें पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं कि वो टॉपिक है कौन सा। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, या फिर जिसे हम कहते हैं रिलायंस वर्सेस फ्लेचर ऑफ 1868। अब ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है क्या? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस है क्या? अब आपने कभी सुना है, क्या आपने सुना है कि हम किसी को बिना उसकी गलती के भी पनिश कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना। लेकिन वही चीज हम इसमें क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में चाहे आपकी गलती हो या चाहे आपकी गलती नहीं हो, उसमें फिर भी आपको पनिशमेंट मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, आपको डैमेजेस देने पड़ते हैं। वो क्यों देने पड़ते हैं, कब देने पड़ते हैं, क्या उसके एक्सेप्शन होते हैं, क्या केस लॉ था, क्या जजमेंट आया था, वो हम सब आने वाली वीडियो में क्या करने, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये केस था क्या, इस केस में हुआ क्या। देखिए, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का जो केस है वो है 1868 का, मतलब कि लेट 19th सेंचुरी का ये केस लॉ है। इस केस में क्या ले डाउन किया गया था? रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, या फिर जिसे हम कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। हम देख रहे हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब कि डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, लाइबल कर रहे हैं। लाइबल करना मतलब हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस देने पड़ेंगे, चाहे तुम लाइबल हो, चाहे तुम्हारी गलती हो, चाहे तुम्हारे पार्ट पे नेग्लिजेंस की गई हो या नहीं की गई हो। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। आपको यहाँ पे केस के फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में डिफेंडेंट ने क्या किया, एक रिजर्वायर बिल्ड करवाया अपनी लैंड पे, अपनी मिल को पानी देने के लिए। अब अपनी लैंड पे तो रिजर्वायर बनवा सकता है, उसने बनवाया किससे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से उसने क्या किया, रिजर्वायर बनाया। अब जब वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिजर्वायर बना रहा था, रिजर्वायर क्या होता है, पानी फिल किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, उस पानी से वो अपनी मिल्क को क्या कर रहा था, वाटर सप्लाई देना चाहता था। अब हुआ क्या कि जब वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो रिजर्वायर बना रहा था, तो उसके नीचे क्या थे, कुछ ओल्ड अनयूज्ड शाफ्ट्स थे। शाफ्ट्स क्या होते हैं, एक मान लीजिए एक वर्टिकल जगह होती है जिससे आपका क्या कर सकता है, कुछ भी आ जा सकता है, वो अंडरग्राउंड होती है। हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर तो फेल टू नोटिस दी अनयूज्ड ओल्ड अनयूज्ड shafts which were underneath the reservoir। अब जैसे ही आपने वो रिजर्वायर, उसने डिफेंडेंट ने पानी से भरा, पानी उस रिजर्वायर में गया और वो क्या हुआ, शाफ्ट के अंदर चले गया उस रिजर्वायर को तोड़ते हुए, और बगल में जो प्लेंटिफ था, उसकी जो कोल माइंस थी, उसमें सारा पानी क्या किया, चले गया। अब प्लेंटिफ का तो नुकसान हो गया, प्लेंटिफ ने क्या किया, डिफेंडेंट ने केस किया। लेकिन अब डिफेंडेंट ने तो यहाँ पे क्या किया था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया था। डिफेंडेंट ने खुद थोड़ी काम किया था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का ये काम क्या था, देखना कि भाई शाफ्ट्स हैं कि नहीं है। अगर थे तो वो ध्यान रखता, लेकिन उसने तो ये ध्यान रखा ही नहीं। जब डिफेंडेंट पे केस किया तो दो मेन इश्यूज क्या थे, हमारे सामने उठ के आए। जो दो मेन इश्यूज थे इस केस में वो क्या थे, कि whether the negligence of the contractors made the defendants liable for the damage caused। कि भाई कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती की वजह से क्या हम डिफेंडेंट को लाइबल कर सकते हैं, पहला इशू। दूसरा इशू ये था कि क्या डिफेंडेंट लाइबल है डिस्पाइट नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, कि क्या डिफेंडेंट लाइबल है जबकि उसकी कोई नेग्लिजेंस, उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं है। सो द टू इश्यूज वर, पहला whether the negligence of the contractors made the defendants liable, और whether the defendants were liable despite no negligence on their part। अब जैसे ही ये केस क्या गया, कोर्ट में गया, तो हम ये देखते हैं कि कोर्ट में क्या किया गया था, कोर्ट में क्या तय किया गया, क्या रूल यहाँ पे निकल के आता है हमारे आगे।
पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि हमें याद रखना है कि इस केस में जस्टिस कौन थे। जहां जहां मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई इस केस में आपको उसके जज का भी नाम याद करना है, आपको उस केस के जज का भी नाम याद होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एनटीए कि इस केस में जज कौन थे। वो आपको 4 नाम दे देगा और आपको उसमें से चूज करना होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जस्टिस ब्लैकबर्न यहाँ पे क्या थे, जज थे। अब जस्टिस ब्लैकबर्न ने यहाँ पे हेल्ड क्या किया हम देखते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हेल्ड क्या किया गया। यहाँ पे जस्टिस ब्लैकबर्न ने ये बोला कि अगर आप कोई चीज अपनी लैंड पे लेके आ रहे हो, उसका नॉन नेचुरल यूज हो रहा है, और अगर वो चीज एस्केप कर जाती है, तो डिफेंडेंट मस्ट डू सो एट हिज ओन पेरिल। मतलब कि अगर मैं कोई नॉन नेचुरल चीज अपनी लैंड पे लेके आ रही हूँ, वो एस्केप कर जा रही है, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को डैमेज हो रहा है, तो मैं उसकी भरपाई करूंगी, चाहे उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन उसकी नेग्लिजेंस में था, उस चीज के एस्केप करने में, या फिर नहीं था। ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहां पे क्या है, वी थिंक दैट रूल ऑफ लॉ इज दैट अ पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पस, खुद के पर्पस के लिए, brings on his lands and keeps there anything which is likely to do mischief। mischief मतलब अगर वो escape कर गई तो किसी को कुछ नुकसान हो सकता है। must keep it at his peril and if he does not do so is prima facie answerable for all the damage which is natural consequence of that particular थिंग्स एस्केप। मतलब कि अगर वो चीज एस्केप कर जाती है और हमें पता है कि वो चीज एस्केप करेगी और उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, पानी एस्केप करेगा, और हमें पता था ना कि अगर पानी एस्केप करेगा तो क्या है, बगल में कोल माइंस है, वो क्या होंगी, उनको नुकसान होगा, नेचुरल कॉज। इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफेंडेंट को लाइबल करेंगे। लेकिन जस्टिस ब्लैकबर्न ने एक और चीज यहाँ पे कही। जस्टिस ब्लैकबर्न ने क्या बोला कि भाई वो अपने आप को एक्सक्यूज कर सकता है। एक्सक्यूज कौन करेगा, डिफेंडेंट करेगा। एक्सक्यूज मतलब कि अपना बचाव कर सकता है। कैसे कर सकता है, अगर वो ये बोल दे कि वो जो एस्केप था वो किस वजह से हुआ था, प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से हुआ था, या फिर वो जो एस्केप था वो विस मेजर या फिर एक्ट ऑफ गॉड था। तो अगर इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, बच जाएगा। लेकिन सिंस इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, चार्ज इग्नोर किए गए बाय द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, देयरफॉर द डिफेंडेंट वाज मेड लायबल इन दिस केस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब हमने यहाँ पे इसको रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्यों बोला और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्यों नहीं बोला। एक और रूल होता है जो कि होता है रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में आप ये डिफरेंस देखते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डिफरेंस है। जस्टिस ब्लैकबर्न ने खुद ही क्या बोला कि भाई कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिससे डिफेंडेंट अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सक्यूज कर सकता है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम इनका जो जजमेंट है वो पढ़े, उससे हम क्या कर सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स निकाल सकते हैं इस रूल के। एसेंशियल्स मतलब कि ये तीनों चीजें अगर टिक मार्क हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वहां पे एग्जिस्ट करेगी। पहला क्या होनी चाहिए, डेंजरस थिंग होनी चाहिए। अब फॉर अ थिंग टू बी अ डेंजरस थिंग, क्या चीज एग्जिस्ट कर सकती है उसमें, क्या आप बोल सकते हैं कि भाई फायर क्रैकर्स ही डेंजरस है। और अगर हम फायर क्रैकर्स को या फायर को या वाटर को कंपेयर करें तो क्या हम कभी सोच सकते हैं कि भाई पानी भी क्या हो सकता है, डेंजरस चीज हो सकता है। लेकिन इस केस में हुआ ना साबित कि पानी भी क्या हो सकता है, इन एक्सेस क्वांटिटीज डेंजरस चीज हो सकती है। तो क्या चीज डेंजरस है और क्या चीज डेंजरस नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स ऑफ द केस पे। मतलब कि तथ्य क्या है उस केस के, है ना, कि भाई उस केस में हुआ क्या था, या वो चीज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डेंजरस है कि नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कि अब अगर वो डेंजरस चीज है, डेंजरस थिंग है, तो वो क्या करनी चाहिए, एस्केप भी करनी चाहिए। अब अगर वो पानी जो था जो रिजर्वायर में फिल किया वो एस्केप ही नहीं करता तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता तो लायबिलिटी अराइज नहीं होती ना। यहाँ पे क्या हुआ है, एस्केप हुआ है। एस्केप होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब
लेकिन फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लैंड, यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, और ये क्या है, पॉइजनस ट्री है लगा लीजिए। अब ये जो यहाँ पे क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या करती हैं, यहाँ पे प्रोट्रूड कर जाती है। प्रोट्रूड मतलब कि वो क्या करने लग जाती हैं, निकलने लग जाती हैं। अब अगर ये ब्रांचेस इस लैंड में, अब अगर कैटल है और वो क्या करती है, निबल कर लेती है इन ब्रांचेस को, तो क्या होगा, डिफेंडेंट लायबल होगा। ये प्लेंटिफ की कैटल है और ये क्या है, डिफेंडेंट की लैंड है। नॉन नेचुरल यहाँ पे क्या है, पॉइजनस ट्री है, मतलब कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी हो रहा है, एस्केप भी कर रहा है ना, ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो डिफेंडेंट क्या हो गया, लायबल हो गया। लेकिन अगर सिमिलरली इसी लैंड में हम माने पॉइजनस ट्री है, ब्रांचेस क्या कर रही हैं, प्रोट्रूड नहीं कर रही हैं, प्लेंटिफ का क्या करता है, हॉर्स यहाँ पे आके इस लैंड में एंटर करके ही निबल्स दोज लीव्स, तो क्या लायबल होगा डिफेंडेंट, यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा ना, तो ये क्या है, एस्केप करनी चाहिए, मतलब कि वो जो पेरिफेरी है इससे बाहर जानी चाहिए, डेंजरस चीज होनी चाहिए, एस्केप करनी चाहिए, और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। मतलब कि ऑर्डिनरली लैंड जिस चीज के लिए काम आती है उस चीज से अलग किसी उस चीज का क्या होना चाहिए, उस लैंड का यूज होना चाहिए। इतनी क्वांटिटीज में अगर आप पानी इकट्ठा कर रहे हो तो वो भी क्या है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। ठीक है, ये तीनों एसेंशियल्स जब कंप्लीट होंगे तो हम मानेंगे कि जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो वहां पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि पहला इसका ये क्या है, ये हमारे हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद। अपवाद का मतलब कि ऐसे कुछ केस लॉज, ऐसे कुछ केसेस, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जहां पे क्या होता है, डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से बच जाएगा कि सर यहाँ पे मेरी नेग्लिजेंस नहीं थी लेकिन ये चीज एग्जिस्ट कर रही थी तो मैं क्या हूं, लायबल नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल पहला, प्लेंटिफ की खुद की गलती। भाई अगर अब प्लेंटिफ की गलती उसमें है तो क्या है, डिफेंडेंट बोलेगा कि सर सामने वाले की गलती थी। कैसे, इसका लैंडमार्क केस लॉ है पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स 1849। क्या यहाँ पे क्या हुआ, प्लेंटिफ का जो हॉर्स था वो क्या किया, डिफेंडेंट के लैंड में एंटर हुआ और उसने क्या की, वहां पे जो पॉइजनस ट्री था, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, देखो केस लॉ के फॉर्म में आ गया ना। क्यों एग्जांपल दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। केस लॉ है पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स, उसने क्या किया, पॉइजनस ट्री था, उसकी ब्रांचेस निबल करी, खाली, और वहां पे क्या हुआ, ही डाइड। द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल, क्यों, क्योंकि डैमेज वुड हैव अकर्ड, वुड नॉट हैव अकर्ड बट फॉर हॉर्सेस ओन इंट्रूजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है एक्ट ऑफ गॉड, या फिर जिसे हम विस मेजर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसका दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, यहाँ पे आप मानो कि अगर आप ये केस लॉ पढ़ लोगे ना तो आपके जो जनरल डिफेंस में एक्ट ऑफ गॉड है, जो एक वन ऑफ द डिफेंसेस है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड 1876 के केस में हुआ क्या था, इस केस में हुआ कि डिफेंडेंट ने क्या किया, उसको क्या करनी थी, उसने कुछ नेचुरल स्ट्रीम से उसको आर्टिफिशियल लेक बनानी थी। उसने क्या किया, ही मेड इट बाय डैमिंग सम वाटर फ्रॉम द नेचुरल स्ट्रीम, और उसने क्या की, एम्बैंकमेंट्स बना लिए। एम्बैंकमेंट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि क्या है, पानी जहां का है वहीं ठहर जाए। लेकिन 1 ईयर व्हाट हैपेंड, एक्सेप्शनली heavy rainfall occurred, जिसे वो क्या था, जिसे which was heaviest in the human memory, अब तक की ह्यूमन मेमोरी में सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल क्या थी, उस साल हुई। अब जब वो एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल हुई तो जो एम्बैंकमेंट्स थे वो क्या करे, टूट गए, और साथ में प्लेंटिफ के 4 ब्रिजेस थे जिनको क्या हुआ, काफी नुकसान हुआ। किसकी वजह से, डिफेंडेंट के इस आर्टिफिशियल लेक बनाने की वजह से। अब क्योंकि एम्बैंकमेंट्स टूट गए तो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। प्लेंटिफ ने क्या किया, डिफेंडेंट पे केस किया। डिफेंडेंट ने यहाँ पे क्या बोला, डिफेंडेंट ने बोला कि जो एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल है ना, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, इतनी रेनफॉल हो जाएगी वो किसी को नहीं पता था। दिस इज व्हाट, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि क्या कब एग्जिस्ट करती हैं, विच एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन
इंटरवेंशन, मतलब कि ऐसी चीजें जो बिना किसी मनुष्य की इंटरवेंशन, बिना मनुष्य का उसमें क्या होता है, कोई रोल नहीं होता है, ह्यूमंस का वहां पे कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या था, इतनी हैवी रेनफॉल हो रही है तो उसमें हम क्या मानते हैं भाई ह्यूमंस की कोई गलती नहीं है, डिफेंडेंट को भी नहीं पता था कि क्या होगी, इतनी हैवी रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट ऑफ गॉड आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी डिफेंस क्या किया गया, यहाँ पे इसको मिल गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को भी क्या है, यहाँ पे एक वैलिड डिफेंस माना गया रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दो वर्ड से मिलके बना है, स्टैट्यूट मतलब कोई भी लॉ, किसी भी जगह का कोई भी लॉ होता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लॉ आपको ऑथोराइज कर रहा है, लॉ आपको कह रहा है कि आप ये क्या करो, ये चीज कर सकते हो। तो अगर लॉ आपको कोई चीज ऑथराइज कर रहा है करने के लिए और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, डिफेंडेंट को लायबल नहीं कर सकते हो। आप फिर क्या ले सकते हो, जो उस स्टैट्यूट में आपको कॉम्पेंसेशन दिया है आप वही ले सकते हो। यू कैन नॉट मेक द डिफेंडेंट लायबल। केस लॉ देखते हैं, ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटर वर्क्स कंपनी 1894। यहाँ पे क्या हुआ, डिफेंडेंट के पास क्या थी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी कि वो क्या करे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ जो वाटर है वो रखे। अब उस कंपनी की जो एक मेन ब्रांच थी जो उस कंपनी को बिलोंग करती थी, वो डिफेंडेंट की बिना किसी नेग्लिजेंस के क्या हुई, बर्स्ट हो गई, और जो प्लेंटिफ के प्रीमाइस थे वो क्या हुए, दे वर फ्लडेड विद वाटर। अब उसके अगर प्लेंटिफ के प्रीमाइस में पानी आ गया, वो तो डिफेंडेंट कंपनी को क्या करेगा, लाइबल करने के लिए उस पर केस करेगा। उसने केस किया, यहाँ पे ये हेल्ड किया गया क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी तो कंपनी को लाइबल नहीं किया गया। समझ आया सभी को? ठीक है, इजी था, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट एक्सेप्शन पे चलते हैं जो कि एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं। मतलब कि स्ट्रेंजर, डिफेंडेंट क्या डिफेंस ले लेगा कि सर मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, ये तो किसी स्ट्रेंजर ने आके किया है, तो मैं लाइबल नहीं होता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट की तो वहां पे कोई गलती नहीं है। कैसे, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिकर्ड वर्सेस लोथियन का केस था 1913 का, इसमें क्या हुआ कि कुछ स्ट्रेंजर्स थे जिन्होंने क्या किया, वो वेस्ट पाइप ऑफ जो वॉश बेसिन होते हैं उनको क्या किया, ब्लॉक कर दिया, जो कि अदरवाइज यूजुअली वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में रहते थे। लेकिन अब प्लेंटिफ ने आके वहां पे क्या किया, उनको सॉरी थर्ड पार्टी ने, किसी स्ट्रेंजर ने उनको क्या किया, ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ही टैप ओपन किया तो जो ओवरफ्लोइंग हुई उससे क्या हुआ, प्लेंटिफ के कुछ गुड्स थे, उसका कुछ कीमती सामान था जो कि क्या हुआ, उसको नुकसान हो गया। वो तो क्या करेगा, डिफेंडेंट पे केस करेगा। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का डिफेंस मिल गया क्योंकि किसी तीसरे ने ये किया था, डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ना वो खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा, है ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको समझ लिया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे आपसे क्या पूछ, और इंडिया में एक और चीज, यहाँ पे इंडिया में हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इसको आप देखोगे टॉर्ट्स में, हमारी जो यूनिट में एक मोटर व्हीकल एक्ट करके जो यूनिट है उसमें भी इसको क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। पुराने वाले में भी और न्यू वाले में भी इसको किसी और तरीके से रिकॉग्निशन मिला है। किसको, नो फॉल्ट लाइबिलिटी को। नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऑफ कोर्स आपके लिए वो वीडियो क्या करूंगी, लेके आऊंगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बहुत ही इजी टॉपिक है, कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस क्या होते हैं इससे बन सकते हैं। इसको अच्छे से करना, इसके जस्टिस कौन थे, क्या एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस की क्या क्या केस लॉज है, कब ये केस लॉ आया, जस्टिस कौन थे, क्या चीज इसमें बोली गई, वो सब इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इसी तरीके से एफिशिएंटली अपनी लॉ पेपर की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी की टीम से कांटेक्ट करके अपना एनरोलमेंट क्या करें, करवा ले, सुनिश्चित करवा ले, क्योंकि लॉ के हमारे बैचेस क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर 1 का भी हमारा जो द्रोण बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और पेपर 2 लॉ के लिए हमारे एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको 0 से JRF तक का सफर मेरे साथ तय करना है तो अपनी यूनिवर्सिटी के टीम से जुड़ के अपना एनरोलमेंट क्या करें, फिक्स कर ले और अपनी सीट सुनिश्चित करें। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।